फ्रेम बाय फ्रेम के इस एपिसोड में हम फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर की जिंदगी को बहुत करीब जाकर देखेंगे। हम ये जानेंगे कि 20 साल के अपने करियर में कई नाकामियों के बाद जब वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने पर मजबूर हो गए तो उनके मां की एक नसीहत ने किस तरह उनकी जिंदगी की सारी नाउम्मीदियों को झुठला दिया। साल 2019 में सुपरहिट वॉर ड्रामा फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से एक ड्रीम डेब्यू, उसके बाद आदित्य और यामी की प्रेम कहानी। हम ये भी मालूम करेंगे कि साल 2025 की हाई वोल्टेज एक्शन ब्लॉकबस्टर धुरंधर ने कैसे फिल्म मेकिंग के सभी नॉर्म्स और सेट पैटर्न्स को तोड़कर कहानियों को बयां करने का एक नया तरीका हमारे सामने रखा। हम ये समझेंगे कि धुरंधर क्या वाकई में एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जो कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। और आखिर में हम ये जानेंगे कि भले ही दर्शकों का एक वर्ग आदित्य की फिल्मों से इत्तेफाक ना रखे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को उनकी कामयाबी इतनी पर्सनल क्यों महसूस हो रही है। आदित्य का जन्म 12 मार्च 1983 को दिल्ली के कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। आदित्य बचपन में डिस्लेक्सिक थे, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ने लिखने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन ड्रामेटिक्स में उनकी खासी दिलचस्पी थी। इसकी एक वजह यह भी है कि आदित्य धर की मां सुनीता धर दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की डीन थी। इसके चलते उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहुत छोटी उम्र से ध्यान देना शुरू कर दिया था। यहाँ यह जानना दिलचस्प है कि आदित्य अपनी टीनेज में क्रिकेटर बनना चाहते थे और सन 2002 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन के कगार पर थे, मगर उनकी जगह एक फॉर्मर क्रिकेटर जो कि 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, उनके बेटे को तरजीह दी गई। आदित्य इससे बहुत मायूस हुए थे, मगर कहते हैं ना कि कई दफा वो ऊपर वाला हमारे लिए इतना बेहतरीन कल लिखता है कि जिसका अंदाजा हमें हमारे आज में बिल्कुल भी नहीं होता। तारीख 5 सितंबर साल 2006। 23 साल की उम्र में आदित्य अपने शौक को अपना पेशा बनाने के लिए मुंबई पहुंचते हैं। उनका सपना एक कामयाब फिल्म मेकर बनने का था। अपने करियर की शुरुआत में आदित्य ने काबुल एक्सप्रेस और हाले दिल जैसी फिल्मों में बतौर लिरिसिस्ट और डायलॉग राइटर काम किया। फिर आगे बढ़ते हुए आदित्य इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के प्रोमिनेंट फिल्म मेकर प्रियदर्शन को आक्रोश और तेज में असिस्ट करते हैं। इन दोनों फिल्मों में आदित्य के काम से प्रियदर्शन बहुत प्रभावित हुए थे। हर फिल्मकार की तरह आदित्य हिंदी फिल्मों में अपना नाम बड़ा करना चाहते थे। उन कहानियों को स्क्रीन पर उतारना चाहते थे जिसमें उनका यकीन है। आदित्य ने अपनी पहली फिल्म साल 2013 में बनाने की कोशिश की, मगर वो नहीं बन सकी। आदित्य का असल स्ट्रगल अब शुरू हुआ था। इसका जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू में आदित्य कहते हैं कि मेरी जर्नी में काफी धोखे थे, काफी स्क्रिप्ट्स थी जो मुझसे चुरा ली गईं, उन पर 100 करोड़ की फिल्में बन गई। ऐसे मुकाम पर एज अ स्ट्रगलिंग राइटर मुझे महसूस होता था कि बस मुझसे अब नहीं हो पाएगा। उस लम्हे में प्रियदर्शन, विशाल भारद्वाज और रॉबिन भट्ट जैसे इंडस्ट्री के कद्दावर नाम मुझसे सिर्फ इतना कहते थे कि तेरे में कुछ बात है, चिंता मत कर, यहां देर है मगर अंधेर नहीं। और ये बातें मेरा हौसला बनाए रखती थी। आदित्य स्ट्रगल कर रहे थे, मगर उनके हुनर को फिल्म इंडस्ट्री समझ रही थी और अगला मौका उन्हें करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से मिला। साल 2016 में धर्मा प्रोडक्शंस ने फिल्म कपूर एंड सन्स में शकुन बत्रा और फिल्म बार बार देखो में नित्या मेहरा को डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी। इस कड़ी में एक फिल्म और एक नए डायरेक्टर आदित्य धर के साथ बनने वाली थी, जिसका नाम था रात बाकी। साल की शुरुआत में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान ने धर्मा प्रोडक्शंस की कपूर एंड सन्स में काम किया था और वो फिल्म लोगों को पसंद आई थी और अब वो रात बाकी में भी काम करने वाले थे। 2016 से पहले पाकिस्तानी कलाकार भारतीय फिल्मों में वक्त दर वक्त नजर आते रहे हैं। कुछ लोग इसे दोनों मुल्कों के दरमियान तल्ख रिश्ते में एक उम्मीद की तरह देखा करते थे। उनका मत यह था कि आर्ट और स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखकर ऐसे कल्चरल एक्सचेंजेस में दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को ऐसे कल्चरल एक्सचेंजेस का ख्याल बेमानी लगता था। उनका कहना यह था कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में करता रहेगा, तब तक उनसे किसी भी किस्म का रिश्ता रखना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बहरहाल धर्मा प्रोडक्शंस और आदित्य धर अपनी फिल्म की तैयारियों में लगे हुए थे। फिर आई तारीख 18 सितंबर।
पाकिस्तान का कुख्यात आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के इंडियन आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर सुबह लगभग 5:30 बजे हमला कर दिया। उस वक्त हमारे जवान अपने टेंट्स में थे। उनकी शिफ्ट चेंज हो रही थी, इसलिए कुछ जवान उस वक्त अपनी ड्यूटी के बाद आराम कर रहे थे। ये लड़ाई लगभग 6 घंटे तक चली। हमारे जवानों ने जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को मार गिराया, मगर अफसोस पाकिस्तान की इस बुज़दिल हरकत की वजह से हमारे 19 जवान शहीद हो गए। हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा था और महज 10 दिन के अंदर भारतीय सेना ने तारीख 29 सितंबर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स की और पाकिस्तान के सारे टेरर लॉन्च पैड्स को तबाह करके रख दिया। अमन की आशा लिए फिल्मों के जरिए कलाकारों का जो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था, वो अब महज एक तमाशा बनकर रह गया था। भारत एक देश के तौर पर अब पाकिस्तान से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखना चाहता था, क्योंकि आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं हो सकता। भारत ने स्ट्रेटेजिकली हर लेवल पर पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। इसका असर फिल्मों पर भी दिखा। हमारी फिल्में हमारी कल्चरल आइडेंटिटी, हमारी कल्चरल डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती हैं, और उस देश के कलाकार हमारी फिल्मों से पैसा कमा रहे थे जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है। फवाद खान को फिल्मों में अहम किरदार निभाने का मौका देने के लिए धर्मा प्रोडक्शंस की बहुत आलोचना हुई। कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स ने भारत में काम कर रहे सभी पाकिस्तानी कलाकारों को जल्द से जल्द देश छोड़कर चले जाने का अल्टीमेटम दे दिया। बात तब और बिगड़ गई जब धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट होने लगा। करण जौहर फवाद के साथ फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में भी काम कर रहे थे, जो जल्द ही रिलीज होने वाली थी, और अब एक और फिल्म रात बाकी भी वो फवाद के साथ ही बनाने वाले थे। आदित्य धर को इसका एहसास बहुत अच्छे से हो गया था कि अब ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। आदित्य इस माहौल की पेचीदगी, इसकी संजीदगी को अच्छे से समझ रहे थे, मगर फिल्म न बनाने की डिसअपॉइंटमेंट ने उनके मन में बहुत अंदर तक घर कर लिया था। उस वक्त आदित्य के परिवार, उनकी माँ और उनके बड़े भाई ने आदित्य को टूटने नहीं दिया। आदित्य की माँ ने उनसे कहा कि भगवान तुम्हारा इम्तिहान इसलिए ले रहा है क्योंकि जिस दिन वो तुम्हें देना शुरू करेगा तुम उसे जिंदगी भर याद रखोगे। आदित्य की तकदीर अब करवट लेने वाली थी। उस वक्त आदित्य ने यह सोचा कि हमारे देश की सिक्योरिटी से जुड़े इतने बड़े जिस इवेंट की वजह से उनकी फिल्म रुक गई, उस इवेंट की अहमियत और उसकी संजीदगी को वो एक बार जरूर समझना और परखना चाहेंगे। आदित्य उरी सर्जिकल स्ट्राइक पर रिसर्च शुरू कर देते हैं। कुछ न्यूज पीसेस में छपी इंफॉर्मेशंस उन पर ऐसा असर डालती हैं कि वो इस सब्जेक्ट की गहराई में चले जाते हैं। आदित्य का काम हर दफा बनते बनते बिगड़ जाया करता था और इसका डर उनके मन में कहीं ना कहीं जरूर था, मगर फिर भी उम्मीदों का दामन थामे वो आगे बढ़ते हैं। वो वॉर वेटरन्स और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स से मिलने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का वाकया महज एक इवेंट से आगे बढ़कर एक कहानी की काया इख्तियार करने लगता है। 6 महीने तक रिसर्च करने के बाद आदित्य को उनके दोस्त का कॉल आता है। वो आदित्य को बताता है कि सर्जिकल स्ट्राइक के इस इवेंट पर कोई प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा है। आदित्य ये सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार फिर से उनकी फिल्म अटक जाएगी। आदित्य का रिसर्च रेडी था और सभी दस्तावेजों को लेकर आदित्य फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखना शुरू कर देते हैं। 12 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आदित्य फिल्म का स्क्रीन प्ले पूरा कर लेते हैं। इसके बाद वो इस स्क्रीन प्ले को प्रोडक्शन हाउस RSVP मूवीज की एसोसिएट प्रोड्यूसर सोनिया कंवर को भेजते हैं। आदित्य सोनिया से कहते हैं कि अगर आप इस स्क्रीन प्ले को 2 घंटे के अंदर नहीं पढ़ पाई तो इसे पढ़ना शुरू मत करना, क्योंकि मुझे जवाब 2 से 3 घंटे के अंदर ही चाहिए। सोनिया कंवर ने उस स्क्रीन प्ले को 2 घंटे के अंदर पढ़कर आदित्य को कॉल किया और कहा कि ये स्क्रीन प्ले उन्हें बहुत पसंद आया है और वो इसे RSVP मूवीज के मालिक रॉनी स्क्रूवाला को फॉरवर्ड करने जा रही हैं। मगर रॉनी शायद ही इतनी जल्दी जवाब दे पाएं। जब रॉनी स्क्रूवाला के पास ये स्क्रीन प्ले पहुंचता है तब वो वाइजैक के लिए फ्लाइट बोर्ड कर रहे थे। सोनिया ने उनसे इस कहानी को जल्दी पढ़ने की दरख्वास्त कर रखी थी। रॉनी स्क्रूवाला 2 घंटे की उस फ्लाइट में उस स्क्रीन प्ले को मुकम्मल तौर पर पढ़ लेते हैं और उनके फ्लाइट से उतरने के बाद आदित्य को खबर मिलती है कि चाहे कुछ भी हो ये फिल्म जरूर बनेगी। जहां आदित्य ने अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए तकरीबन 10 साल इंतजार किया, हर बार उस मौके के बहुत नजदीक पहुंचकर उससे महरूम रह गए।
वहां जब उनकी तकदीर उन पर मेहरबान हुई तो अपनी फिल्म बनाने का ये मौका महज चंद घंटों में ही उन्हें मिल गया। तारीख 11 जनवरी साल 2019। आदित्य धर की डायरेक्टोरियल डेब्यू उरी द सर्जिकल स्ट्राइक थिएटरों में दस्तक देती है और ब्लॉकबस्टर साबित होती है। जब इस फिल्म का प्रमोशन चल रहा था तब एक बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक आदित्य की जिंदगी में पेश आया। फिल्म उरी में अभिनेत्री यामी गौतम एक अहम किरदार अदा कर रही थी। अगर आप आदित्य और यामी के करियर को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं दोनों का फिल्मी सफर बिल्कुल एक जैसा है। दोनों ही इस इंडस्ट्री में आउटसाइडर थे। फिल्मों में इन दोनों ने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद अपने लिए खास मुकाम तैयार किया है। फिल्म उरी के प्रमोशंस के दौरान उन दोनों के दरमियान नजदीकियां बढ़ने लगीं और 4 जून सन 2021 को आदित्य और यामी एक बहुत ही प्राइवेट सेरेमनी में शादी के खूबसूरत बंधन में बंध गए। आदित्य के सामने अब एक बेहतरीन करियर था, एक खूबसूरत जिंदगी थी, बड़े प्लान्स थे, प्रोड्यूसर्स का सपोर्ट था। वो मौका और दस्तूर भी था जहां वो एक क्रिएटर के तौर पर अपने विजन को बहुत ही प्रोफाउंडली सिल्वर स्क्रीन पर उतार सकते थे। आदित्य के प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला की गिनती हिंदी फिल्मों के सबसे इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर्स में होती है। उरी से पहले उन्होंने स्वदेश, रंग दे बसंती, पान सिंह तोमर, राउडी राठौर, काई पोचे और दंगल जैसी कुछ बेहतरीन फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। लेकिन कोविड के बाद उनके प्रोडक्शन की सिर्फ एक फिल्म हिट हुई जिसका नाम है सैम बहादुर। आदित्य धर ने अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू कर दिया। इस फिल्म का नाम था द इमॉर्टल अश्वत्थामा। इसे भी वो विकी कौशल के साथ बनाने वाले थे, लेकिन ये फिल्म भी नहीं बन सकी क्योंकि आदित्य जिस तरह का विजुअल स्पेक्टेकल क्रिएट करना चाह रहे थे उसका बजट बहुत ही ज्यादा था और रॉनी स्क्रूवाला उस वक्त वो इन्वेस्टमेंट करने की हालत में नहीं थे। RSVP मूवीज के बाद जियो स्टूडियोज ने आदित्य के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहा, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तारीख 27 जुलाई साल 2024। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल होती है और इसकी इंटेंसिटी देखकर दर्शकों की एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ जाता है। सबको मालूम था कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की मैग्नोनिमस सक्सेस और द इमॉर्टल अश्वत्थामा के शेल्व होने के बाद आदित्य इस फिल्म को एक विजुअल स्पेक्टेकल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। 5 दिसंबर 2025 आदित्य धर की दूसरी फिल्म धुरंधर सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देती है। यह महज रिलीज नहीं होती बल्कि थिएटर्स में एक्सप्लोड होती है। धुरंधर और फिर धुरंधर द रिवेंज ने फिल्म मेकिंग के सभी नॉर्म्स को रिफॉर्म कर दिया है। इस फिल्म के जितने फैंस हैं उतने हेटर्स भी हैं। कुछ लोग इसे बहुत ही ब्रेव और ट्रूथफुल फिल्म मेकिंग का दर्जा दे रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे रूलिंग पार्टी का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। इससे प्रोपेगेंडा बताने वालों का मसला इस फिल्म के कुछ सीन से है। फिल्म के एक सीन में सन 2014 के जनरल इलेक्शंस का जिक्र होता है जहां पर नरेंद्र मोदी भारत के नए प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं। उसी वक्त फिल्म में अर्जुन रामपाल के निभाए मेजर इकबाल के किरदार का बाप उससे तंज भरे लहजे में कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी पार्टी चुनाव जीतेगी और देखो क्या हुआ। फिल्म में पर्टिकुलरली ये वो इवेंट है जहां आप तय नहीं कर पाते कि आप एक काल्पनिक कहानी देख रहे हैं या फिर ये कोई सच्ची इंफॉर्मेशन है। इस फिल्म में आर माधवन दर्शकों के लिए एक एंकर का किरदार भी अदा कर रहे हैं। फिल्म के इवेंट्स को हम उनके नजरिए से देखते हैं और सुनते हैं। उनके कैरेक्टर के रेफरेंस पॉइंट हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब हैं। पिछली धुरंधर में आपने 26/11 अटैक का एक दिल दहला देने वाला सीन जरूर देखा होगा जहां हम आतंकियों की ओरिजिनल वॉइस रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं। धुरंधर द रिवेंज में जब उरी सेक्टर में हमारे 19 जवान शहीद होते हैं तो उस सीन के ट्रीटमेंट में 26/11 वाले सीन जैसी इमोशनल इंटेंसिटी दिखाई नहीं देती और यही इनकंसिस्टेंसी इस पर प्रोपेगेंडा फिल्म होने का टैग लगा रही है। इससे प्रोपेगेंडा बताने वाले कह रहे हैं कि फिल्म में जब भी कांग्रेस के शासन में किसी टेररिस्ट एक्टिविटी का जिक्र होता तब हम माधवन के किरदार के एक सीरियस, सेंसिटिव और इंटेंस रिएक्शन को देखते हैं, लेकिन ये रिएक्शन तब नहीं दिखाई देता जब एक बड़े सिक्योरिटी लैप्स की वजह से हमारे जवान उरी में शहीद हो जाते हैं। ऐसे कुछ और भी सीन्स हैं जो डिबेट्स का हिस्सा बन रहे हैं। जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें वो फिल्में जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल थीम्स पर बेस्ड होती हैं उन पर लोगों की ओपिनियंस में कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है तो मैं यहां किसी भी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं करता जिससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। भले ही धुरंधर ये दावा करे कि वो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है,
लेकिन ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये एक काल्पनिक फिक्शनल स्टोरी है। एक दर्शक के तौर पर यहाँ हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिल्म के डिस्क्लेमर में लिखा आता है कि फिल्म दर्शकों से अपने विवेक के प्रयोग की अपेक्षा रखती है। हमें एक फिक्शनल फिल्म को हिस्ट्री का सोर्स समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब समझते हैं कि कैसे धुरंधर ने फिल्म मेकिंग के नॉर्म्स को, उसके स्ट्रक्चर को रिफॉर्म कर दिया है। इस फिल्म में पहली दफ़ा हमने ये देखा कि फिल्म के विलन मेजर इकबाल के मरने के बाद भी फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं आता, या फिर पहली दफ़ा हमने इंटेंस एक्शन सीन्स में ऐसा म्यूजिक सुना है जो इस फिल्म से पहले तक हमने कहीं नहीं सुना था। एक डायरेक्टर फिल्म का ऑथर होता है और ये ऑथरशिप उस डायरेक्टर के आइडिया की ओरिजिनलिटी में नहीं, बल्कि उस आइडिया को दर्शकों के सामने उसे परोसने के तरीके में होती है। इसे कुछ प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स की कहानी को बयां करने के तरीके से समझते हैं। संजय लीला भंसाली आपका सिनेमा इंसान के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को, उसके लव, उसके लॉस, उसकी लॉन्गिंग, उसकी सफरिंग को एक विजुअल स्पेक्टिकल बनाकर लोगों के सामने पेश करता है। भंसाली इश्क, बिछड़न, तड़प और दर्द के सबसे खूबसूरत नजारों के ऑथर हैं। राजकुमार हिरानी आपकी फिल्मों में आखिर में हम सब इंसान के अंदर के इंसानियत को सबसे ज्यादा अहमियत मिलते हुए देखते हैं। राजकुमार हिरानी लोगों की नैतिक सहमति, मोरल अग्रीमेंट के ऑथर हैं। राम गोपाल वर्मा आपकी फिल्मों के किरदार अक्सर ऐसे पावर स्ट्रगल में फंस जाते हैं जहां सही गलत की रेखा धुंधली पड़ जाती है और अंत में सत्ता की कड़वी सच्चाई सामने आती है। वर्मा रॉ अर्बन केओस के ऑथर हैं। आदित्य धर के मेंटोर प्रियदर्शन अपनी फिल्मों में केओस को इस तरह सजाते हैं जहां हर कैरेक्टर, हर एलिमेंट में हम टॉम एंड जेरी वाली कॉमिक टाइमिंग देखते हैं। प्रियदर्शन एक इंसान के नेचर में उसकी रिएक्टिव टाइमिंग के ऑथर हैं। विशाल भारद्वाज की फिल्मों में किरदार का सच कभी साफ नहीं होता। इनकी फिल्मों में म्यूजिक, साइलेंस और किरदारों की साइकोलॉजी फिल्मों में घटने वाली घटनाओं से ज्यादा अहम होती हैं। आप एक इंसान की उलझी हुई नैतिकता से पनपने वाली बेचैनी के ऑथर हैं। प्रकाश झा की फिल्मों में समाज को उसका प्रतिनिधि, उसका रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल वैसा ही मिलता है जैसा समाज खुद है। प्रकाश झा सोशल ट्रूथ के ऑथर हैं। इम्तियाज अली की फिल्मों में किरदार ऐसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं जिसका हासिल एक किस्म की सेल्फ डिस्कवरी होती है। इम्तियाज इनर जर्नी के ऑथर हैं। अनुराग कश्यप की फिल्मों में हमें समाज, व्यवस्था और व्यक्ति के अंदर एक दोष दिखाई देता है, बस हमें उसे ध्यान से देखने की जरूरत होती है। अनुराग एक इंसान की ऑब्जर्वेशन के ऑथर हैं। जोया अख्तर की फिल्में हमें यह बताती हैं कि प्रिविलेज, एस्पिरेशन और आर्ट एक साथ भी रह सकते हैं। जोया क्लास ऑब्जर्वेशन की ऑथर हैं। रोहित शेट्टी की फिल्मों में उनके किरदारों का एक्शन उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा मायने रखता है। रोहित शेट्टी एक इंसान की रिलायबिलिटी, उसके कॉन्फिडेंस के ऑथर हैं। एस राजामौली की फिल्मों में किरदार ऐसी डेस्टिनी ड्रिवन जर्नी से गुजरते हैं कि जिसका अंजाम एक किस्म की मिथिकल विक्ट्री होती है। राजामौली ग्रैंड मिथ मेकिंग के ऑथर हैं। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों में किरदार अक्सर एक टॉक्सिक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में उलझ जाया करते हैं जो अंत में एक वायलेंट ब्रेकडाउन का बेरहम रूप इख्तियार कर लेता है। वांगा अनकंफर्टेबल रियलिज्म के ऑथर हैं। ठीक उसी तरह आदित्य धर की फिल्मों ने यह बताया है कि पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म ऐसे आइडियाज हैं जिनकी हर कीमत पर हिफाजत होनी चाहिए। इस एक्शन में किरदारों का अग्रेशन मोरली जस्टिफाइड है। उरी और धुरंधर में एग्रेशन का एक इमोशनल टेम्परेचर हमें पूरी फिल्म में दिखाई देता है। आदित्य धर फोकस्ड इंटेंसिटी के ऑथर हैं। आदित्य धर की फिल्में दर्शकों को सीरियसली केटर करती हैं। भले ही दर्शक आदित्य से इत्तेफाक रखें या ना रखें, वो आदित्य को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। और ये आदित्य धर की डिटर्मिनेशन, उनकी रेजिलियंस और उनके विजन की सबसे बड़ी मिसाल है। आदित्य धर की कहानी में फिलहाल इतना ही। कैमरे पर इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे साथी मिस्टर फरहान हैदर और आप देख रहे हैं जिस्ट।